नमस्ते सभी श्रोताओं को। स्वागत है आपका रेडियो 18.9 पर, वो फ्रीक्वेंसी जहां आवाजें सुनाई देती हैं। मैं हूं मोनिका और आज की कहानी श्रृंखला का नाम है नीचे से आती सांस। 3 शहर, 3 रातें और एक ही ठंडी सांस जो हर जगह जमीन के बिल्कुल पास चलती महसूस होती है। कहीं किसी पुरानी हवेली की दहलीज के नीचे, कहीं किसी आईटी पार्क के बेसमेंट में और कहीं गंगा किनारे की सीढ़ियों के बीच। एक ही सांस बार बार लौटती है, हर बार जरा और पास, हर बार जरा और धीमी। अगर आप ये एपिसोड अकेले सुन रहे हैं तो लाइट थोड़ी कम कर लीजिए और दरवाजा जरा अच्छे से बंद कर लीजिए, क्योंकि आज की रात जो आवाज नीचे से आएगी वो शायद आपको नाम लेकर पुकारे। शुरू करते हैं। नीचे से आती सांस। मेरा नाम ऋषि गुप्ता है। मैं लखनऊ के कैसरबाग साइड एक पुरानी हवेली को हेरिटेज स्टे की तरह मैनेज करता हूँ। 3 सूट, 2 स्टाफ रूम और बीच में एक चौकोर आंगन। कल रात ठीक 1:38 पर मेरे फोन स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमका। मेन गेट, मोशन डिटेक्टेड। धुंधली रातों में कैमरे अक्सर झूठ बोलते हैं, इसलिए मैंने पहले तो हंसकर स्क्रीन लॉक कर दी, पर एक अजीब सी घबराहट सीने पर रखे किसी हल्के बैग की तरह बैठी रही। कुछ मिनट में मैं दोबारा वीडियो खोलने से खुद को रोक नहीं पाया। फ्रेम के बिल्कुल नीचे दहलीज के पास धूध में खींची हुई एक पतली सी सफेद लकीर दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने हवा में उंगली से रेगा खींच दी हो। कोई आकृति नहीं, कोई परछाई नहीं, बस दहलीज के किनारे पर ठहरती हुई वो लकीर और आंगन की मिट्टी में बिखरे आटे और गुलाल के हल्के दाने। उस रात कोई मेहमान नहीं था। 2 दिन बाद शादी का प्रोग्राम है, इसलिए स्टाफ दिन में तैयारी कर चुका था। बेचैनी फिर भी बनकर रही। मैं घर से उठकर वापस हवेली आ गया। अंदर दहलीज पार करते ही हवा ठंडी हो गई, जैसे किसी ने आंगन के ऊपर से रुई की परत रख दी हो। आंगन की धूल में छोटे छोटे गोल गोल से निशान बने थे, जैसे किसी ने गीली उंगली से चक्कर खींचा हो, और उन निशानों के बीच बीच में आटे का बुरा और लाल फूलों का महीन चूर्ण फंसा हुआ था। वे निशान आंगन के बीच तक आते, फिर मुड़कर वापस गेट की तरफ लौट जाते, जैसे कोई छोटा सा पैरों के बल चलकर आया और फिर उसी रास्ते लौट गया हो। मैं सीधा सिक्योरिटी रूम गया। डीवीआर पर टाइमलाइन घुमाई। 1:37:49 पर गेट के नीचे फ्रेम में कुछ गोल गोल धब्बे चमके। अगले सेकंड ग्रेन बढ़ गया और दहलीज के पास लाल धागे का एक पतला सा टुकड़ा लुढ़कता हुआ थोड़ा सा अंदर आया और फिर जैसे किसी ने उंगली से खींचकर उसे बाहर कर दिया। किसी का चेहरा नहीं, कोई शरीर नहीं, बस धागा और दहलीज। उसी वक्त केयर टेकर बाबलू भी कमरे में आ गया। वह हंसकर बोला, बिल्ली रही होगी साहब, रंगोली खाती होगी। उसकी हंसी आधे में अटक गई, क्योंकि आंगन के बीच से बिल्कुल जमीन के पास किसी के धीमे धीमे सांस लेने की आवाज आई। न बहुत दूर, न बहुत पास, बस इतनी कि रीढ़ की हड्डी ठंडी पड़ जाए। हम दोनों आंगन में आए और 4 दिए जला दिए। लॉ एक पल सीधे खड़ी हुई और फिर जैसे ऊपर से किसी ने उसे उंगलियों के बीच दबा दिया हो, वैसी अजीब सी टेढ़ी हो गई। मैं बैठक के दरवाजे के पास झुका और नीचे की पतली दरार से झांका। दूसरी तरफ अंधेरा था, मगर उसी काली खाली जगह में 2 छोटे छोटे पैर खड़े थे, उल्टे, अंगूठे पीछे की ओर, उंगलियों का चाप मेरी तरफ।
एड़ियों पर आटे का बुरा और उंगलियों की पोर पर काली स्याही का दाग, जैसे मोहर लगाते समय लग जाता है। एक पैर के पास बहुत पतला सा लाल धागा घिसटता हुआ दहलीज तक आया और वहीं रुक गया। मैंने जैसे ही आंख झपकी, सब गायब, न पैर न धागा, सिर्फ ठंडी भारी हवा और आंगन की मिट्टी में गोल गोल 2 फीके निशान। इसी बीच अंदर वाले गलियारे से बच्चों सी हल्की हंसी तैरती हुई आई। एक बच्चे की नहीं, मानो उसी एक सांस के कई धागे जोड़कर कोई हंसी बुनी गई हो। हम गलियारे तक गए। फर्श पर 2 गीले से गोल निशान थे और दीवार पर लगे लंबे शीशे में हमारी पीठ के आसपास टखनों तक 2 पतली छायाएं दिखाई दे रही थीं। ऊपर कुछ नहीं, कमर, सिर, कुछ भी नहीं, सिर्फ टखने तक की परछाई, जैसे जमीन से उठी हो। हवा का एक झोंका आया और दियों की लौ एक पल को बिल्कुल स्थिर हो गई। मैंने पलटकर देखा, शीशे में छायाएं गायब। रसोई की तरफ स्टील का डिब्बा गिरा तो खनक हुई। डिब्बे में गुलाल जैसा लाल चूर्ण और आटे के दाने बिखरे थे। उस चूर्ण पर छोटे छोटे पैरों के उल्टे निशान बने हुए थे। स्लैब पर चढ़ते और फिर दीवार पर जाकर जैसे खत्म हो जाते, जहां पैर टिकने की कोई जगह नहीं। समझदारी कहती थी किसी ने शरारत की है, मगर बाबलू का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने धीमे से कहा, रात में यहां मैं कभी नहीं रुकता साहब, आज गलती हो गई। मेरे फोन पर फिर अलर्ट आया, इनर हॉल मोशन। जैसे ही लाइव फीड खोली, कैमरे ने अपने आप एक्सपोजर बढ़ा दिया और तस्वीर में दानेदार धुंध भर गई। उसी धुंध के बीच फर्श पर एक लाल बिंदी सा बिंदु चमका और फिर बहुत हल्का सा दाएं बाएं सरका, जैसे किसी ने उंगली से इशारा किया हो। मेरे मुंह से गेट बंद निकल गया। हम दोनों बाहर के भारी फाटक तक पहुंचे, उसे पट से बंद किया। बंद होते ही बाहर जमीन के बिल्कुल पास 3 धीमी धीमी दस्तकें हुईं। ऊंचाई पर नहीं, वहीं नीचे जहां पांव सटते हैं। मैंने पूछ लिया, कौन? कोई जवाब नहीं। सिर्फ उसी ऊंचाई पर फर्श से सटी हुई एक पतली सांस, और फिर इतना धीमा कि हड्डियों के भीतर उतर जाए एक शब्द, मामू। मैं किसी का मामू नहीं हूं, लेकिन वो शब्द बेहतर कहीं पहले से रखी चीज जैसा लगने लगा। बाबलू ने फुसफुसाकर कहा, जवाब मत दीजिए साहब। हम बैठक में लौटे, पर्दा खींच दिया। पर्दे के निचले किनारे से 2 गोल गोल उंगलियों के घेरे जैसे निशान फिर उभर आए। मैंने उन्हें पानी से मिटाना चाहा। उंगलियों पर लाल चूर्ण चिपक गया। रात खिंचती गई। 2:19 पर घंटी एक पल टिमटिमाई, बिना किसी उंगली के। 2:33 पर बाहरी कैमरे में गली से एक पुरानी साइकिल गुजरी, लेकिन पैडल उल्टी दिशा में घूमते दिखे। हो सकता है कैमरे का भ्रम, पर अगले फ्रेम में सब सामान्य। बाबलू ने कहा, गार्ड को बुलाता हूं। मगर भीतर वाले गलियारे से वही हल्की सी हंसी फिर लहराई और उसके कदम वहीं जड़ हो गए। मैंने मंदिर वाली छोटी घंटी उठाई जो शादी के अवसर पर लगती है। घंटी हाथ में ठंडी पड़ गई और बिना हिलाए एक बार धीमे से बज उठी। घंटी की ध्वनि और हवा के बीच वही सांस और वही शब्द, मामू। इस बार जैसे मेरे कान की सीध में, बहुत नजदीक। मैं पलटा, कोई नहीं। पर जहां मैं खड़ा था, वहां मेरे जूतों के पास 2 गोल गोल निशान और एक पतला लाल धागा पड़ा था। मैंने धागा उठाया।
हथेली में ठंडक उतर आई और साथ ही एक अजीब सी मुलायमियत, जैसे किसी बच्चे के टखने पर कभी ये बंधा रहा हो। मैं उसे कूड़ेदान में फेंक आया। ढक्कन बंद होते ही नीचे की तरफ बहुत हल्की सी थाप उसी जमीनी ऊंचाई पर। सुबह की पहली रोशनी में आंगन बिल्कुल साफ था। न गोल निशान, न चूर्ण, न धागा, सिर्फ दहलीज के संग संग खिंची एक पतली सी सफेद लकीर, जैसे दूध में उंगली घिसी हो। बाबलू बोला, रात की ड्यूटी बदलवा देंगे। मैं कुछ न बोला। फिर भी शाम ढलते ढलते जब खिड़की के शीशे में अपना चेहरा देखा, मेरी पीठ के पास टखने भर की 2 पतली छायाएं फिर उभर आईं। ऊपर कुछ नहीं, नीचे हल्की लाल बिंदी। आज के गेस्ट के आने से पहले पेंट्री का डिब्बा उठाया तो उसी पर लाल धागे का एक रेशा चिपका था। उसे डिब्बे के साथ फेंका और बाहर निकल आया। अगर आप पूछें कि क्या मैंने वापस जाकर ढक्कन खोला, तो जवाब है नहीं। और यही कह सकता हूं, ये खत्म नहीं हुआ, कहीं और कुछ हो रहा था। कभी कभी एक शब्द, एक सांस अगले शहर तक पहुंच जाती है। इसी रात, लगभग इसी वक्त, पुणे में एक आईटी पार्क के बेसमेंट में किसी ने सीढ़ियों के नीचे से आती वैसी ही सांस सुनी, जो जमीन से चिपक कर चलती है, और एक फोन ने उसे रिकॉर्ड भी कर लिया। मेरा नाम नेहा सालुंखे है। मैं हिंजेवाड़ी फेज 2 के एक टेक पार्क में नाइट शिफ्ट सिक्योरिटी डेस्क संभालती हूँ। कल रात 2:06 पर बेसमेंट B2 के मोशन सेंसर ने अलर्ट दिया। ऊंचाई 0.13 मीटर और चाल नॉन स्टैंडर्ड। मैं मुस्कुरा दी। बिल्ली होगी, पर पिछले हफ्ते से एक अजीब पैटर्न चल रहा है। जब भी ये अलर्ट आता, थोड़ी ही देर में सर्विस लिफ्ट बिना किसी कॉल के B2 पर रुकी दिखती और डिस्प्ले पर एक पल के लिए 13 चमक जाता, जबकि हमारे टॉवर में 13वां फ्लोर या तो स्किप है या मेंटेनेंस के लिए बंद। मेरे पार्टनर अजीत चाय लेने गया हुआ था। मैं अकेली थी। सीसीटीवी ग्रिड में B2 खोला, खाली फ्रेम। एक कैमरा जो साइड एंगल से स्टेयरवेल के नीचे वाले डेड जोन की झलक पकड़ता है, उसमें दानेदार ग्रेन भर आया। उसी ग्रेन में एक सटीक सा छोटा गोला बना और फिर घास की तरफ फैलकर धुंधला गया। मैंने व्यू बड़ा किया। एक फ्रेम में पार्किंग की कंक्रीट पर 2 छोटे गोल गोल रिंग बनकर चमके, जैसे गीली उंगली से बनाए हों, और अगले पल मिट गए। तभी इंटरकॉम पर बहुत हल्की नाखून सी खरोंच हुई, जैसे किसी ने माइक्रोफोन पर उंगली फिराई हो। अजीत लौट आया, बोला, डी टावर एक्सेस लॉग में 1:58 पर तुम्हारे कार्ड का स्वाइप दिखा रहा। मैं हंसी। मैं तो यही थी। उसने स्क्रीन पर मेरी फोटो और बैज दिखाया। लिफ्ट कैमरे के एक फ्रेम में मेरी सी दिखती लड़की गुजरी, मगर चेहरा धुंधला और नीचे सिग्नल करप्टेड। अजीत ने मजाक उड़ाया, क्लोन घूम रहा होगा। मेरे चेहरे पर हंसी नहीं आई। उसी वक्त फोन पर अलर्ट आया, B2 स्टेयरवेल, ऑडियो इवेंट। बेसमेंट उतरना आम बात है, पर उस रात हवा जैसे त्वचा से चिपक रही थी। स्टेयरवेल के नीचे वाले कोने में छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। उसके पास कंक्रीट पर लाल और सफेद फूलों के चून के 2 छींटे पड़े थे। कहां से आए कुछ पता नहीं। मानो किसी ने स्कूल फंक्शन का प्रॉप यही खोल दिया हो। अजीब बात, मेरे मन में अचानक लाल धागा कौंधा, बिना किसी कारण।
B2 के बीचों बीच कदमों की प्रतिध्वनि बेहद हल्की सी थी, कानों तक लगाने पर सुनाई दे। मैंने फोन पर रिकॉर्डिंग चालू कर दी। मेरी सांस के साथ साथ दूसरी, जो फर्श से लगी हुई चलती, और फिर एक शब्द, इतना धीमा कि दिमाग के भीतर सीधे लिखा जाए, झुको। मैं टॉर्च का कोन नीचे लाई। स्टेयरवेल की छाया में दो छोटे छोटे पैर उल्टे, सफेद चूर्ण में लिपटे, उंगलियों पर स्याही। ऊपर कुछ नहीं, न पिंडली, न घुटना, न धड़। जैसे ही टॉर्च ऊपर हुई, कुछ नहीं। नीचे लौटी, खाली। फोन स्क्रीन पर एक पल को लाल बिंदी सा बिंदु चमका, जैसे टच स्क्रीन के नीचे किसी ने उंगली रखती हो। पीछे से अजीत की आवाज आई, नेहा। वो दरवाजे पर रुक गया, बोला, वहां मत झुको। क्यों? मेरे मुंह से निकला। उसने ठहर ठहर कर कहा, जब भी तुम झुकती हो वो चीज और पास आ जाती है। ये शब्द उसके नहीं लग रहे थे। उसकी आंखों में एक पल के लिए वैसा ही दानेदार सा ग्रेन भर आया और फिर गायब। उसने खुद को संभाला। तुम्हें ब्रेक चाहिए शायद। हम दोनों एलिवेटर लॉबी तक आए। इंडिकेटर बिना बुलाए 13 पर टिमटिमाया। फिर B2। दरवाजा खुला। अंदर कोई नहीं। फर्श पर उभरे हुए चौक के आधे चांद जैसे एड़ी के निशान, उल्टे। दहलीज तक आए और वहीं रुक गए। अजीत हंसना चाहता था। बच्चा मूनवॉक सीख रहा होगा। मैंने उसे घूर कर चुप करा दिया। लिफ्ट के अंदर की छत में लगा छोटा माइक्रोफोन धीमी सांस जैसी आवाज छोड़ रहा था। हम ऊपर डेस्क पर लौट आए। तभी मेरे परिवार वाले व्हाट्सएप पर एक वीडियो आया। मेरी छोटी बहन लखनऊ की किसी हवेली का शादी सेटअप दिखा रही थी। आखिरी सेकंड में दहलीज पर 2 गोल रिंग चमक कर मिटे और एक पतला लाल धागा थ्रेशहोल्ड से बाहर की तरफ खिंच गया। मैंने रोककर जूम किया, फिर भी धुंधला। मैंने तुरंत कॉल किया, ये कौन सी जगह? उसने कहा, कैसर बाग की तरफ की कोई हेरिटेज हवेली, इतनी रात को क्यों? मेरी रीढ़ में फिर वही ठंडी रेखा उतर गई। शिफ्ट के अंत में 3:09 पर आखिरी अलर्ट आया। नॉन स्टैंडर्ड गेट, B2 टू लॉबी। सीढ़ियों के नीचे से कोई चीज ड्राई ग्लास तक आई और ठहर गई। शीशे में मेरी पीठ के पास टखनों तक 2 पतली छायाएं बनकर खड़ी दिखीं। अजीत ने कांच पर उंगली रखी। उसकी उंगली पर लाल चूर्ण लग गया। वो मुस्कुराया। गुलाल का मौसम तो नहीं? उसकी मुस्कान टूटी, जैसे टखनों में बंधे किसी अदृश्य धागे को किसी ने जरा सा खींच दिया हो। उसने बहुत धीरे कहा, अगर कभी जमीन के बिल्कुल पास से कोई तुम्हें झुकने को कहे तो। वाक्य पूरा नहीं हुआ। लॉबी के स्टेयर डोर के नीचे से पतली सी सांस घूमकर हमारे बीच आ बैठी। मैं घर लौट आई। सुबह बाथरूम के शीशे के नीचे 2 हल्के गोल निशान निकले, पानी से नहीं मिटे। रात की रिकॉर्डिंग सुनी तो आखिरी सेकंड में वही शब्द पकड़ में आया, मामू। मुझे किसी ने कभी ऐसे नहीं पुकारा। फिर भी वो शब्द भीतर बैठ गया, जैसे पहले से वहीं रखा था। ये खत्म नहीं हुआ, कहीं और कुछ हो रहा था। हर शहर की हवा अलग होती है, पर जब एक ही सांस 3 दिशाओं से लौटकर आपके कान से गुजरने लगे तो समझ लीजिए कि रास्ते सीधे नहीं, उल्टे पड़ रहे हैं। इसी रात वाराणसी में गंगा के किनारे किसी ने उस सांस को पानी से उठकर सीढ़ियों पर आते सुना। मेरा नाम अरविंद मिश्रा है। मैं पंचगंगा घाट पर मोटर बोट चलाता हूँ।
कभी कभी रात में प्राइवेट आरती वालों को ले जाता हूँ। कल रात डॉक्यूमेंट्री वाले एक दल ने सुबह से शूट किया था। रात में उनकी टीम का एक छोटा माइक और एक दिया सीढ़ियों पर छूट गया। मैं 2 बजे के बाद घर लौटते समय वहीं रुक गया। माइक की लाल बत्ती अब भी टिमटिमा रही थी। रिकॉर्डिंग चल रही थी। गंगा की रात में आवाज की चाल अलग होती है। पानी पीछे से सांस लेता लगता, बासी फूलों का चूर्ण हवा में धूल बनकर तैरता और सीढ़ियों पर बिछी राख उंगलियों सी पतली लगती। मैंने माइक की रिकॉर्डिंग सुनी। आखिरी क्लिप में फर्श के बिल्कुल पास किसी की सांस थी, जैसे वो जमीन को छू छू कर चलती हो, और फिर बहुत धीरे, जैसे किसी ने कहीं बहुत नीचे से कहा, झुको। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सामने दूसरी ओर का किनारा अंधेरे में डूबा था। ठीक उसी वक्त एक दिया बिना किसी हाथ के अपने आप जल उठा। लौ सीधी हुई और फिर जैसे किसी ने ऊपर से उंगली रखकर उसे टेढ़ा कर दिया हो, वैसे डोल गई। हवा उल्टी चलती महसूस हुई। पानी में छोटी छोटी गोल लहरें बनकर टूटती रहीं, मानो किसी ने उंगली से घेरा खींचा और मिटा दिया। घाट की सबसे निचली सीढ़ी पर राख में 2 छोटे छोटे पैरों के निशान बने दिखे, उल्टे। उंगलियों की पोर पर काली स्याही सा दाग। पानी बार बार चढ़कर उन्हें मिटा देता, मगर वे अगले पल फिर उभर आते, जैसे नदी उन्हें खुद दोबारा लिख रही हो। मैंने धीरे से कदम रखा। ट्राइपॉड के पैरों में पतला सा लाल धागा उलझा मिला, जैसे किसी ने किसी के टखने से खोलकर वही फंसा दिया हो। मैंने जेब में डाल लिया। तुरंत लगा गलती कर दी। हवा बर्फ जैसी हो गई। मेरी पीठ के पास टखनों तक 2 पतली छायाएं चलती बनी और घुल गईं। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं, पर राख की धूल 2 गोल घेरों में उठकर टूट गई। मैं नाव में बैठा और बीच धारा में आ गया। इंजन की आवाज धीमी कर दी। फोन का कंपास घूमता रहा, 13 पर अटकता, फिर 12, फिर 13। नदी में 13? किस बात का? मन ने इसे मजाक समझना चाहा, पर हंसी नहीं आई। दूर मणिकर्णिका की तरफ से बिना किसी बड़ी आरती के एक एक करके घंट, जैसे किसी ने बहुत दूर से पतली सी धुन बजाई हो। मैंने एंकर छोड़ा। एंकर पानी में गोल लहर बनाकर डूबा। ऐसा लगा जैसे नीचे किसी ने रस्सी पकड़कर खींच ली। रस्सी पर लाल चून का धब्बा मेरी हथेली पर आ लगा। जब मैं वापस घाट सटाने लगा, तब सबसे नीचे वाले पत्थर पर फिर वो निशान उभर आए, बिल्कुल साफ, उल्टे पांव। मैंने इसे किसी की शरारत समझकर नजरअंदाज किया, मगर पानी जितनी बार छुआ उतनी बार वे वापस बने। मेरा मन बोला, मत झुको, पर आंखें कह रही थीं, देख लो एक बार। माइक अब भी चालू था। उसमें मेरी सांसों के साथ वही जमीन के पास चलती सांस रिकॉर्ड हो रही थी। इसी बीच मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से वीडियो आया। पुणे के किसी बेसमेंट की झलक। दहलीज तक आए और वहीं रुक गए आधे चांद जैसे चौक के निशान, और समय लिखा 3:09। किसने भेजा पता नहीं। फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। मैंने वीडियो बंद कर दिया। उसी क्षण मेरे पैरों के पास राख में 2 गोल गोल घेरों की आकृति बन गई। मैंने गुस्से में उंगली से उसे तोड़ दिया। उंगली पर लाल बिंदी लग गई, जैसे किसी ने मोहर लगाई हो। रात की नदी कभी कभी शब्द बन जाती है। ऊपर से हवा में बच्चे सी हल्की हंसी गिरी। मैंने अपने पैर हटाए, मगर चप्पल एक पल को ऐसे अटक गई, जैसे टखनों में कोई पतला सा धागा अटका हो। मैंने जेब टटोली। ट्राइपॉड से निकाला धागा गायब था।
नाव की सीट के नीचे कुछ सरका, जैसे कोई रेंगता हुआ धागा भीतर खिसक गया। झुको, वही पतली आवाज, जैसे बहुत दूर से आई कोई डोर। मैं नहीं झुका। इंजन फिर चालू किया और नाव को बीच धारा में रखकर घाट को दूसरे की दिए की रोशनी से देखने लगा। सुबह तक पानी की सतह पर एक छोटी सी लाल बिंदी तैरती रही। जब वो किनारे लगी तो सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर वो 2 गोल घेरों में बदलकर मिट गई। माइक की फाइल के आखिरी सेकंड में वही शब्द धड़क कर उभरा, मामू। मैं भी किसी का मामू नहीं हूं, पर वो शब्द पानी के साथ उठकर सीढ़ियों पर मेरे नंगे पैरों के पास घूमता रहा और मैं तब से उसे हटा नहीं पाया। आज शाम घर लौटकर जब शेव करते हुए आईने में देखा, मेरी पीठ के पास टखनों तक की 2 पतली छायाएं फिर दिखीं। ऊपर कुछ नहीं, नीचे की हवा थोड़ी भारी और बाथरूम के दरवाजे के नीचे से डरी हुई सी सांस भीतर, बहुत धीमे, मानो 3 शहरों की हवा एक साथ बोल रही हो, झुको। मैं अब भी नहीं झुका हूं, पर शायद ये भी कोई जवाब नहीं, सिर्फ टालना है। ये खत्म नहीं हुआ, कहीं और कुछ हो रहा था। आज की रात यहीं तक। अगर आपने भी कभी दरवाजे की दरार के बिल्कुल नीचे से आती सांस सुनी है या आईने में अपनी पीठ के पास टखनों भर की छायाएं देखी हैं, तो हमें लिख भेजिए। रेडियो 18.9 पर हर अनकही आवाज अपनी जगह ढूंढ लेती है, वो फ्रीक्वेंसी जहां आवाजें सुनाई देती हैं। शुभ रात्रि, या बस अगले ट्रांसमिशन तक की खामोशी।